है सबका। आज हम स्टडी करेंगे प्रोटीन्स एंड डीएनए। लास्ट टाइम हमने जहाँ लेक्चर एंड किया था वो ये साइड थी, क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। ये सेंट्रल डोग्मा है, डीएनए फिर आरएनए और फिर प्रोटीन का बनना, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो आगे नेक्स्ट हम जो है देखेंगे आज के किस तरह जो है वो प्रोटीन डीएनए प्रोटीन सोर्स एंड क्रेडिट एम्प्लॉयज़, तो किस तरह उसको जो नो करिए। तो देखें कि जो स्ट्रैंड होता है इसमें ये जो डीएनए की डबल हेलिक्स है आपके सामने, इसमें जो है वो प्रोमोटर्स हैं, टर्मिनेटर्स हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो प्रोमोटर मीन चीज़ को प्रमोट करने वाला, स्टार्ट करवाने वाला, टर्मिनेट मीन उसको और आगे लेके जाने वाला, और फिर आगे से आगे लेके जाके एंड में जो है उन्होंने प्रोटीन बना देनी है। तो ये जो है ना, ये नाइट्रोजनस बेसिस ही हैं जो उसको वो कोड्स प्रोवाइड कर रही हैं। इस पिक्चर में आपको डिफ़ाइन किया गया है, और आपने साथ साथ इसमें प्रोटीन ऐड करते चली जानी है, और फिर इस तरह जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारी प्रोटीन डेवलप होती चली जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि जी ईच जीन डिटर्मिन्स अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हर जो जीन है वो डिटर्मिन करता है कि जी हर जीन पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ना अलग अलग ट्रेट के लिए काम होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी खदोखाल बनने हैं तो उसके लिए हर काम के लिए अलग जीन है, और ईच इंडिविजुअल कैरीज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट। अब बड़ी आसान सी बात है कि हमारे पास ईच इंडिविजुअल कैरीज, जो एक इंडिविजुअल है उसके पास क्या चीज़ मौजूद है, वन पेयर ऑफ जीन्स है। मीन उसके पास पेयर ऑफ जीन है, हर काम के लिए अलग अलग जीन है लेकिन जीन का पेयर मौजूद है। तो पेयर मीन उसका साथी मौजूद है। फॉर कन्वीनियंस पेयर ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ सिंबल। कहता है आसानी के लिए हमने उसको सिंबल से जो है डिफाइन करेंगे कि कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। और बोथ मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर में बी सेम इन सम इंडिविजुअल्स, अ कंडीशन विच में रिप्रेजेंट्स एज ए और स्मॉल ए और बी। मतलब वो कहता है कि वो अब आप आगे स्टडीज़ में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात है आपकी 10th क्लास के लिए कि जीन पेयर जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब ए बी के साथ भी हो सकता है, ए स्मॉल बी के साथ भी, ए कैपिटल बी के साथ भी। वो आगे चैप्टर में आपको जो है वो बताएंगे कि किस तरह कौन सा करैक्टर किसके साथ मिलके कौन से करैक्टर की चीज़ बना रहा है। कि मतलब अगर उसकी आई बनानी है तो आई का कलर कौन सा होना है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही साथ। तो अगर कैपिटल ए आई को कंट्रोल कर रहा है और स्मॉल ए आई कलर को कंट्रोल कर रहा है तो दोनों चीज़ों को हम एक ही साथ उसमें ऐड कर देंगे। और इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म्स। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करता है जीन जो है वो बहुत सारी एक से ज़्यादा मुख्तलिफ शक्लों पर आता है, और उसमें वो डिपेंड करता है कि मतलब जीन की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। तो वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी ऐसी सेटिंग हो सकती है जो पर्टिकुलरली, क्योंकि हम सिंबल्स के जरिए उसको बयान कर रहे हैं ना, लेकिन है तो जीन ही ना। तो किसी भी चीज़ के किसी भी काम के लिए वो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो जेनेटिक्स है ना, वो डाटा लेकर आया हुआ है ना कि हाँ अब ये चीज़ है, इस चीज़ को जो है ना आगे ट्रांसलेट करके कॉपी बना के और इसकी ऑफस्प्रिंग में वो चीज़ जानी चाहिए। तो कहता है कि ए एंड ए आर द टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन एंड बी आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अनदर जीन। ये एक और जीन है बी। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील्स एंड इन इंडिविजुअल हैज़ ए जीन पेयर, कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर वहाँ पर मौजूद है, आर द एलील्स ऑफ वन अनदर। तो ये जो है वो उसका एलील कहलाएगा। पार्टनर ऑफ द जीन पेयर जो है इसको एलील कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप अगर राइट डाउन कर लें कि पार्टनर ऑफ द जीन पेयर, कि अगर कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए है या स्मॉल ए है या स्मॉल बी है, जो भी है उसका पार्टनर ऑफ द जीन पेयर जो भी है, जो पेयर है बनाने के लिए उसके साथ मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे, एलील। तो इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ ए जीन पेयर, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द एलील्स ऑफ वन अनदर। ये एक दूसरे के एलील हैं, पार्टनर हैं। इन दिस इंडिविजुअल एलील ए इज़ लोकेटेड ऑन वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड द एलील ए इज़ ऑन द अदर क्रोमोसोम। तो वो कहता है कि इसमें क्रोमोसोम्स भी जो है वो उसका काम है, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर मौजूद होंगे। होमोलोगस मीन सेम क्रोमोसोम्स पर वो एलील्स मौजूद होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है ना जीन्स मौजूद होते हैं, और जीन्स में जेनेटिक डाटा होता है। तो क्रोमोसोम में जो जीन मौजूद है जो उसके ऊपर लोकेटेड है, तो वो होमोलोगस
होगा तो वो जो है ना वो एक ही काम के लिए होगा, और एक क्रोमोसोम पर ए होगा, दूसरे पर स्मॉल ए होगा, और फिर वो दोनों मिलकर तो क्या बना रहे हैं जी, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक जैसे क्रोमोसोम्स पर ये एलील्स काम करेंगे। और फिर व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, एलील्स आल्सो सेपरेट एंड ईच गैमेट गेट्स वन ऑफ द टू एलील्स। और फिर वो कहता है कि जैसे ये मियोसिस में सेपरेशन होना शुरू करेगी तो फिर जो एक गैमेट है उसके पास एक चला जाएगा एलील, और दूसरी साइड पे दूसरा एलील चला जाएगा। और व्हेन गैमेट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स यूनाइट, और जैसे ही दोनों गैमेट जो हैं वो पेरेंट्स यूनाइट करेंगे तो वो द ज़ाइगोट एंड द ऑफस्प्रिंग आल्सो रिसीव्स वन एलील फ्रॉम वन पेरेंट। देखें वो डिवीजन हुई थी ना, तो एक साइड से और एक दूसरी साइड से, तो एक पेरेंट से एक चीज़, दूसरी साइड से दूसरी चीज़, तो वो दोनों जब मिल गए तो फिर उन्होंने क्या बना दिया वहाँ पर ज़ाइगोट जो बना, तो उसने उस ऑफस्प्रिंग ने पेरेंट्स और से दोनों चीज़ें ली हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर कि जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। जीनोटाइप देखें, जीन से निकला है कि जीनोटाइप, और एंड इट्स टाइप्स, तो उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और बहुत ही वाज़े लिखा हुआ है। द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन इंडिविजुअल इज़ नोन एज जीनोटाइप। जो भी उसके जीन्स की स्पेसिफिक कम्बिनेशन है वो क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक हो गया। ये क्या है कि जी होमोलोगस और हेट्रो, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। बस एक जैसी या तो उसकी है सेटिंग जीन्स की, या फिर डिफरेंट combinations हैं। तो in order to understand the concept of genotype, let us consider an example of the trait albinism, a condition in which normal body pigments are absent. Pigments mean color, तो body color जो है वो absent है, और उसमें like other traits, it is also controlled by one pair of gene. We can represent the total two alleles of the pair A and A. थ्री कम्बिनेशन जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर दीज टू अलील्स। ठीक है, यहाँ पर तीन कम्बिनेशन बताए गए हैं जिसमें जीनोटाइप्स पॉसिबल है फॉर दीज टू अलील्स। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए है। तो अब आप इसमें मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल ए दो हैं तो ये होमोलोगस हो गए, और जो स्मॉल ए दो छोटे हैं तो वो जो है वो भी होमोलोगस हो गए, और जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो वो हेट्रो हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जी दीज जीनोटाइप्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स, और ये जो है ना टू टाइप्स में आ जाते हैं जीनोटाइप्स की इनकी। अब आपको वो बता रहा है कि जो उसकी जीन्स की सेटिंग होती है ना, इसको जीनोटाइप कहते हैं। जो उसकी बॉडी में जेनेटिक्स चल रही होती है इसको कहते हैं जीनोटाइप। तो इसके साथ ही इसके बरक्स एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फिनोटाइप। तो फिनो मीन जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, जीनोटाइप जो उसकी जीन्स की अंदर सेटिंग है। तो इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में वो आपको जीनोटाइप के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसको वो जीन्स और अलील्स पार्टनर पकड़े हुए हैं, जिससे उन्होंने वो बेसिक प्रोटीन बनानी है और फिर वो करेक्टर बना देना है एट द एंड ऑफ द डे। तो जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट एलील इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो क्या कहलाता है कि जी जो डिफरेंट होते हैं तो वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है, और जिसके पास एक जैसे होते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए तो वो होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। व्हेन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एलील मार्क्स और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। वो कहता है कि हेट्रोजीनस में क्या, the genotype in which the gene pair contains two different alleles, अच्छा heterozygous हो गया। when in the heterozygous condition one allele marks and express prevent the expression of another। इसमें हेट्रो में ये भी होता है कि एक एलील डोमिनेंट हो जाता है, एक रिसेसिव हो जाता है। दो डिफरेंट है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए। वो कहता है वो एक दूसरे के इंप्रेशन जो होते हैं, एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उनको भी प्रिवेंट करता है, मास्क करता है कि कभी कैपिटल ए जो है वो ज़्यादा शो कर रहा होता है और कभी कैपिटल बी ज़्यादा शो कर रहा होता है, और जो साथ में स्मॉल्स चीज़ें लगी होती हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, वो रिसेसिव सेटिंग को बता रहे हैं। मीन एक चीज़ कॉन्फिडेंट है, एक्सप्रेसिव है, सामने आ रही है, वो डोमिनेंट है। जो दूसरे को बिल्कुल नीचे किए हुए है, रिसेसिव किए हुए है, तो अलील इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इज़ कॉल्ड रिसेसिव अलील। तो जो चीज़ अपने आप को शो करेगी, जिसका कलर सामने आ जाएगा, तो वो जो है ना एक्सप्रेशन शो करेगी, वो डोमिनेंट, और जो नहीं करेगी तो वो रिसेसिव होगी। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको जीनोटाइप के बारे में बताया गया। होमोलोगस मीन सेम जीनोटाइप के बारे में, हेट्रोजाइगस मीन जो जाइगोट में आ रही है तो वो डिफरेंट के बारे में, और जो अपने आप को शो कर रही है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा अपने आप को लेकर सामने आ रही है वो डोमिनेंट है, और जो कम रह गई है वो रिसेसिव है। द डोमिनेंट एलील आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव एलील बाय लोअर। देखें बिल्कुल सामने क्लियर सी बात है कि जो चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो अपने आप को ए से कैपिटल से शो कर रही है, और जो दूसरी है वो उसकी रिसेसिविटी है। ये दोनों हमारे पास
पेरेंट्स से आते हैं। कैपिटल ए अगर फादर से आया है और स्मॉल ए मदर से आया है तो इसका मतलब है जो ट्रेट वो कैपिटल ए जिस ट्रेट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चीज़ डोमिनेट हो जाएगी, और दूसरी जो है जो मदर से आई है स्मॉल ए वो रिसेसिव हो जाएगी। उसी के बरक्स अगर कोई और ऐसा डाटा जो हमें मदर से मिला है और उधर से फिर कैपिटल बी आया है मदर से और फादर से स्मॉल बी आया है तो मदर वाला करेक्टर ज़्यादा सामने आ जाएगा, दूसरे के वो इफेक्ट को लोअर कर देगा, डोमिनेट सामने आ जाएगा। तो एल्बनिज़म एक रिसेसिव ट्रेट है, इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव। लेकिन एल्बनिज़म एक ऐसी चीज़ है, पिगमेंट कलर का डिफरेंस होना, जिसमें जो है वो दोनों एलील्स रिसेसिव होते हैं, इसलिए हमारे अंदर ये एल्बनिज़म आती है। और ह्यूमन एलील ए प्रोड्यूसेस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स वाइल एलील ए डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट। तो वो कैपिटल ए जो है वो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और कैपिटल स्मॉल ए नहीं करता है, इसलिए जब दोनों ही स्मॉल ए हो जाते हैं, दोनों ही रिसेसिव हो जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पर पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं हो पाती। इफ़ जीनोटाइप ए और ए द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस पिगमेंट्स। तो वो कहता है कि अगर दोनों कैपिटल ए हैं या एक कैपिटल ए भी है स्मॉल ए के साथ तो फिर तो कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कैपिटल ए तो आ रहा है ना जो रिस्पॉन्सिबल एल्बनिज़म मतलब ना होने के लिए, और अगर दोनों स्मॉल आ जाते हैं फिर तो एल्बनिज़म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ जीनोटाइप इज़ ए नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द इंडिविजुअल विल बी एल्बिनो। तो वो कहता है अगर जीनोटाइप स्मॉल ए है तो कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा और वो एल्बिनो हो जाएगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा। अच्छा, in this example we see that the allele A dominate over A because in A small a capital A individual pigments are produced and the effects of A is suppressed and A। अच्छा, वो कहता है कि स्मॉल ए का जो इंप्रेशन है वो सप्रेस हो जाता है और कैपिटल ए का जो है इंप्रेशन वहाँ पर शो होता है। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट एल्बिनो हैव नॉर्मल पिगमेंटेशन इज़ नोन एज द फिनोटाइप। देखें ये जो एल्बिनो के बारे में बना रहा है ना, वो एल्बनिज़म के बारे में, तो ये बेसिकली उसकी फिजिकल अपीयरेंस है ना कि उसकी बॉडी में कलर नहीं शो हो रहा, तो ये क्या है जी, इसको कहते हैं कि ये फिनोटाइप है उसकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अ डोमिनेंट एलील, लास्ट में ये ब्लू लाइन में पढ़ रही हूँ, ब्लू बॉक्स, अ डोमिनेंट एलील ओनली सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील जो है वो ओनली सप्रेस करता है द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील, तो वो रिसेसिव एलील के इंप्रेशन को बिल्कुल वो लोअर कर देता है। एंड इट डज़ नॉट अफेक्ट इट्स नेचर, लेकिन वो उसकी नेचर को अफेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जॉर्ज मेंडल एक बहुत मशहूर साइंसदान और ये एक पादरी कहते हैं इनको, और ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं और इन्होंने डेवलप किया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को। मेंडल ने प्रपोज किया कि देयर आर स्पेशल फैक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड देयर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वो कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो उसने इन तमाम सारी बातों को पता लगाने के लिए मटर के पौधे का इंतखाब किया और दीज फैक्टर इवेंचुअली टर्म्ड जीन्स। तो वो कहता है कि जीन्स के ज़रिए सारा डाटा जो है वो जेनेटिक्स को आगे लेकर जा रहा है। और मेंडल ने सेलेक्ट किया है पी प्लांट पीसीएम सेटिवम को टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और पीसीएम सेटिवम जो उसका बोटेनिकल नेम है, पी प्लांट मटर के पौधे का, तो वो कहता है कि ये इसको सेलेक्ट किया उसने और मेंडल ने, और इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने सारी बातों को क्लियर कर दिया कि कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है। मतलब 4 5 6 जो हेडिंग्स हैं ना उसको उसने क्लियर किया कि होमो क्या है, हेट्रो क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको भी पहले भी बताई हैं कि होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, फिनो मीन फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटाइप मीन उसकी जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी। तो अच्छा जी, इन दिस राइटिंग वी गेव रीजंस फॉर द सिलेक्शन। कहता है कि उसने अपनी सिलेक्शन की रीजंस भी दी कि उसने उसको क्यों सिलेक्ट किया है। ये आर्ग्यूड, उसने बताया है कि ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए कि देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड। कहता है मटर के पौधे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी, तो हर बात को क्लियरली एक ही चीज़ से जानने के लिए उसने इस पौधे को सिलेक्ट किया। द ऑर्गेनिजम्स हैव कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स उसमें मौजूद थे, जहाँ मैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि उसके पास पौधे के पास हाइट का भी था, टॉलनेस का भी था, ड्वार्फनेस का भी था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही थी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो कहता है वो सारे ट्रेड्स में मौजूद थे, इसलिए उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो ये रीज़न्स हैं। अगर सवाल आ जाता है कि आपका कि क्यों इसी पौधे को सिलेक्ट किया गया, तो ये सारी पॉइंट्स आपने लिख देने, जो बुलेट्स में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कि उसके पास द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग पेयर फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट एंड दे शुड ओनली 2 वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस मीन लंबा कद और छोटा कद।
अच्छा जी, तो ऑर्गेनिज्म इफ़ इट इज़ अ प्लांट, एक पौधा है अगर वो, तो शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग और क्रॉस, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड ऑल्सो भी पॉसिबल। तो कहता है कि उसमें सेल्फ भी होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। सेल्फ मीन अगर वो पौधा अपने साथ ही फर्टिलाइजेशन कर लेता है, तो वो फूल अपने पोलन्स अपने ऊपर ही क्रॉस कर लेता है अपने फूलों के साथ, तो वो सेल्फ हो जाती है। और अगर दो आपस में जो है वो करते हैं तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अच्छा जी, और अच्छा जी, ये देखें जी, ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंटेड इन पी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका था कि ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास ऑर्गेनिज्म में फास्ट लाइफ साइकिल हो, उसका जल्दी जल्दी जो है हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू कर दें, पौधे की ग्रोथ जो है वो तेज़ होनी चाहिए। ऑल दी फीचर आर प्रेजेंट इन प्लांट, पी प्लांट वहाँ पे मौजूद थे। नॉर्मली द फ्लावरिंग ऑफ पी प्लांट ऑल्सो अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन, वो करती है। क्रॉस पोलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। ये मैं भी आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी कि सेल्फ जो है इसका मतलब होता है पौधे आपस में, पौधा, और क्रॉस मतलब किसी दूसरे पौधे के साथ। तो ईच ट्रेट स्टडीड इन पी प्लांट है टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स थी उसके पास। तो मेंडल ने अपना काम यहाँ किया, उसने सेलेक्ट किया राइट ऑर्गेनिज्म को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, बट ऑल्सो बिकॉज ही एनालाइज द रिजल्ट्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिक्स, और उसने स्टैटिक्स रेशोज़ जो हैं वो उसके ज़रिए अपने सारे काम को कंप्लीट किया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप। अब उसने सीड की शेप, और अब वो देखें करेक्टरिस्टिक्स पे आ रहा है। ऊपर तो उसने आपको बताया ना कि मैंने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था और क्या क्या पी प्लांट की खसूसियात हैं। तो नेक्स्ट यहाँ वो बता रहा है कि सेग्रीगेशन का लॉ आपको क्लियर कर रहा है कि सीड शेप फर्स्ट, फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस्ड, उसने रिप्रोड्यूस करा टू प्लांट्स हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सीड शेप, और अक्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट द टाइम इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। देखिए, एक मीन मोनो मीन एक, और हाइब्रिड मीन दो चीज़ों के दरमियान के क्रॉस को कहते हैं। तो कहता है उसने एक चीज़ का आपस में जो है ना क्रॉस करवाया है और सीड शेप को पता लगाने की कोशिश की है। तो मेंडल क्रॉस आर ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट। देखें, सिर्फ सीड की शेप के ऊपर बात हो रही है ना, तो उसने देखा कि एक राउंड सीड है और एक रिंकल है, करेक्टर सिर्फ एक ले रहा है, मोनो। तो वह कहता है एक ट्रेट पे काम कर रहा हूँ, किस चीज़ पर, सीड की शेप पर, लेकिन ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या राउंड शेप ऊपर आती है, डोमिनेंट होकर आती है, या रिंकल जो है वो डोमिनेंट होकर आती है। तो यहाँ देखें, बड़ी ज़बरदस्त एक आपको पिक्चर दिखा रहे हैं कि सीड शेप लिखा हुआ है नंबर 1 वाले बॉक्स में, और यहाँ पर राउंड भी है और रिंकल भी मौजूद है। राउंड गोल सा है, रिंकल थोड़ा सा उसने स्क्वीज़ किया हुआ है। उसके बाद उसने जो है वो सीड कलर पर बात की है, उसमें येलो कलर है और ग्रीन कलर है। और उसके बाद उसने जो है ना फ्लावर कलर पे बात की है कि फ्लावर का कलर कौन सा होना चाहिए। देखें, आखिर सीड जो है वो फ्लावर के अंदर ही बन रहा होता है ना, और कहाँ होता है। तो वहीं से जो है ना उसने करना है। सीड होता है बेसिकली, और फिर वो मतलब उसका फ्लावर होता है और वहीं से फ्रूट बनता है, और उसी से सीड आते हैं ना। बेसिकली बड होता है, बड से फिर जो फ्लावर बनता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। तो फ्लावर का तो काम आ गया ना यहाँ। तो फ्लावर जो है वो उसके कलर में पर्पल और वाइट कलर उसने लिया है। अब देखिए, इसमें वो आपको क्या बता रहा है, सीड की शेप बता रहा है, सीड का कलर बता रहा है, बस ये दो ट्रेड्स वो जो है ना इसमें बता रहा है। और पॉड शेप भी उसने इसमें बताई है। इन सारी चीज़ों को वो अलग अलग स्टडी करेगा। अच्छा, उसके बाद है कि जी एक जो उसकी फली है वो देखें किस तरह की है, फ्लैट सी है, और एक कंस्ट्रिक्टेड सी है जिसमें थोड़ी सी वो जैसे झुर्रियाँ, और फिर उसने पॉट के दो कलर लिए, ग्रीन और येलो। फिर उसने फ्लावर की पोजीशन ली है कि एक्सेल है या टर्मिनल है। एक्सेल का मतलब होता है ऊपर ऊपर लगा हुआ, टर्मिनल का मतलब होता है साइड पे लगा हुआ और एक्सिस पे लगा हुआ। ये पिक्चर से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखें, ये जो साइड्स पे वाइट कलर का जो फ्लावर है, इसको वो एक्सेल बता रहा है कि डंडी के ऊपर कोने पे लगा हुआ है, और बिल्कुल जो प्लांट के ऊपर सब से ऊपर लगा हुआ है जाके, तो वो टर्मिनल हो गया। अच्छा, और जो है वो कहता है कि उसने पौधा लिया लॉन्ग हाइट का, और फिर उसने उसकी लेंथ ली स्टेम की शॉर्ट हाइटेड। तो ये सारे इनके हैं ट्रेड्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। तो ये तस्वीर आपको सारे ट्रेड्स बता रही है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द पी प्लांट्स ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल, तो आपने कहना है सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम लेंथ। तो नेक्स्ट है जी ऑल रिजल्टिंग सीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वुड
वर राउंड, उनको राउंड होना है कैसे? मेंडल डिक्लेयर द ट्रेट राउंड सीड एज डोमिनेंट वाइल रिंकल सीड रिसेसिव। देखिए वो सीड की शेप पे बात कर रहा था कि वो राउंड होगी या रिसेसिव होगी, आखिर उसने दो चीज़ों पे बात करनी है ना, तो किसी एक चीज़ पे बात करे लेकिन दो वहाँ पर चीज़ें हैं ना, डोमिनेंट भी लिया और रिसेसिव भी लिया उसने। फिर वो यही दिखाना चाह रहा है कि व्हाट विल बी द रिज़ल्ट, कि डोमिनेंसी का रिज़ल्ट ज़्यादा था या रिसेसिविटी का। द फॉलोइंग ईयर Mendel planted these seeds and allowed the new plant to self-fertilize. As a result of, he got 7324 seeds, 5474 round and 1850 wrinkle, मतलब 3 राउंड एंड 1 रिंकल। पेरेंटल जनरेशन में उसने जो है ना डोनेट किया है P1, P फॉर पेरेंट, और फर्स्ट जनरेशन है तो P1 जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग ऑफ P1 जनरेशन आर F1 जनरेशन, तो F1 मीन फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो वो जो ऑफस्प्रिंग की जनरेशन आई है उसे कह रहा है वो कि एंड द क्रॉस इन F1 जनरेशन प्रोड्यूसेस F2 जनरेशन, फिर दोबारा F2 जनरेशन में वो चले जाएंगे। अच्छा जी, अब पेरेंटल जनरेशन में उसने राउंड और रिंकल लिया। पिक्चर में देखें तो राउंड क्यों आया? क्योंकि राउंड डोमिनेंट था, और फिर उसने F1 को दोबारा ही F1 के साथ क्रॉस करवाया, मतलब राउंड को राउंड के साथ क्रॉस करवाया। सबसे पहले तो उसने राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस करवाया ना, तो क्या आ गया वहाँ पर? सारे राउंड आ गया। क्यों? क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट था, और जब उसने राउंड को राउंड के साथ, दोनों को डोमिनेंट के साथ करवाया, फिर क्या आया देखें, फिर 3 दफ़ा जो है वो राउंड है और 1 दफ़ा रिंकल है। मीन 75% राउंड है और 25% रिंकल है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ वो शो भी कर रहा है कि किस तरह जो है वो 25% स्मॉल आर आया है और 75% कैपिटल आर आया है। ये देखें पेरेंटल जनरेशन यहाँ वो आपको दिखा रहा है, जिसमें सिमिलरली व्हेन टू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स के साथ क्रॉस किया गया है। F1 जनरेशन में आया है टॉलनेस वाज अ डोमिनेंट ट्रेट व्हेन F1 जनरेशन वर सेल्फ फर्टिलाइज्ड। मेंडल गॉट द रेशियो ऑफ टॉल टू शॉर्ट प्लांट्स। मीन जब उसने दोनों को इकट्ठा एक ही उसमें रखा तो किस तरह आया? क्रॉस करवाए थे ना तब उसने राउंड और रिंकल में, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में उसने देखा कि डोमिनेंट जीन सामने आया है, डोमिनेंट ट्रेट को बना के सामने उसने रख दिया है, और जीन डोमिनेंट है ना तो ट्रेड डोमिनेंट आ रहा है। तो नेक्स्ट में उसने कहा कि मैंने दोनों को फिर सेल्फ फर्टिलाइज़ करा दिया। जो राउंड बॉल आई थी उसने आपस में उसको क्रॉस करवाया। नेक्स्ट फिगर में देखें तो उसके पास जो है वो एक दफ़ा आर को उसने आर के साथ करवाया, तो उसका आर और आर आया और कैपिटल आर स्मॉल आर, और दोबारा भी जब उसने करवाया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाने से देखें अब एक दफ़ा उसने कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल आर पहली पिक्चर में आ गए, फिर उसने इसी आर के साथ स्मॉल आर को करवाया, तो वो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर नीचे वाले को लेकर उसने ऊपर वाले कैपिटल आर के साथ करवाया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। जो डोमिनेंसी होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, मतलब जो कैपिटल होती है चीज़ उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और फिर स्मॉल आर के साथ उसने स्मॉल आर को करवाया, तो फिर यहाँ पर रेशो आ गई। देखें अब जिसमें चाहे जितने मर्ज़ी स्मॉल आर हों, लेकिन अगर एक भी कैपिटल आर आ गया है तो वो चीज़ डोमिनेंट ही कहलाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पहला बॉक्स है उसमें कैपिटल आर के साथ उसने बात की है, तो इसका मतलब है ये भी डोमिनेंट रेट है। दोबारा फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो वो भी डोमिनेंट है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है वो भी डोमिनेंट है। दोनों स्मॉल आर जब आ रहे हैं फिर रिंकल पौधा उसके सामने शो हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद है कि मेंडल कंक्लूडेड दैट द ट्रेट अंडर स्टडी वर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट सेपरेट फैक्टर्स ऑफ जीन्स इन ईच ऑर्गेनिज्म। द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स की फॉर्म में तो होंगे ना, मैंने आपको ये तो बात पहले ही क्लियर कर दी है कि जीन्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में हैं, और चाहे होमो है चाहे हेट्रो हैं, और वो पार्टनर ऑफ द जीन पेयर जो अलील कहला रहा था। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द जीन अलील ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमेट रिसीव्स वन जीन फ्रॉम पेयर। एक जो पेयर चला आ रहा है तो उसमें से एक साइड से एक पेयर में से एक जीन आएगा, दूसरी साइड से दूसरे पेयर में से दूसरा जीन आएगा, वो दोनों मिल जाएंगे और पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो डोमिनेंट हैं, कौन सी रिसेसिव हैं। व्हेन द गैमेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल जीन यूनाइट, जब वो जुड़ जाएंगे, द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग अगेंस्ट जो है ना वो गेट द जीन्स इन पेयर आ जाएंगे। पेयर फिर पेयर बन गया ना, एक मेल से आ गया एक फीमेल से आ गया, लेकिन अगर वो मेल भी था तो भी वो पेयर की फॉर्म में था, फीमेल था तो भी पेयर की फॉर्म में था। अब ये डिपेंड करता है कि मेल से डोमिनेंट आया है या फीमेल से डोमिनेंट आया, और एट द एंड क्या चीज़ बनी है। तो यही चीज़ जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाती है। चीज़ें सेग्रीगेट हो गई हैं, बिखर गई हैं, और उसके बाद आपस में जुड़ी हैं, और फिर उन्होंने डोमिनेंसी और रिसेसिविटी के डाटा को क्लियर किया है। तो बड़ा ही
इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, अब आपको वो क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस तरह हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक अपनी वीडियो को जो है ना फाइनल करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊँगी। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो भी कैसी लगी है और इसमें अभी और क्या चीज़ जो है वो अभी आपको समझनी है। तो वो हम जो है वो अलग से जैसे साइट्स हैं, जूम है, उस पर भी हम अलग से भी पढ़ सकते हैं अगर आप सेपरेट क्लासेस लेना चाहते हैं तो। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।